जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज जो हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला पार्ट जो थ्योरी होगा वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। परसेंटेज के साथ साथ कई चैप्टर्स में इसका इम्पोर्टेंस है, तो इस चैप्टर को, इस थ्योरी को अच्छा से पढ़िएगा। और इनकी शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों के साथ एक पंक्ति शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। तस्वीर तेरी दिलकश है, हर जान पे भारी है। तस्वीर तेरी दिलकश है, हर जान पे भारी है। 100 आईने तोड़े हैं, तब जाके दिल में उतारी है। कुछ नहीं रखा मोहब्बत में इन फिजूल की बातों में। कुछ नहीं रखा मोहब्बत में इन फिजूल की बातों में, कहीं खुरपी ना आ जाए हाथों में। जी बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो खुरपी तो नहीं बल्कि कलम आपके हाथ में हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। तो चलिए इसी पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक परसेंटेज का, जिसका नाम है एक्शन, क्रिया। क्रिया परसेंटेज का क्रिया दो प्रकार से होता है। एक साधारण क्रिया होता है और एक क्रमागत क्रिया होता है। एक साधारण क्रिया और एक क्रमबद्ध, लगातार या क्रमागत बोलते हैं। इंग्लिश इसका सक्सेसिव होता है और ये सिंपल हो गया। तो इनको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद जो थ्योरी होता है इस टॉपिक का उसको हम प्रूव्ड करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये साधारण क्रिया होता क्या है। तो साधारण क्रिया में जितने भी परसेंटेज दिए हुए रहते हैं सभी एक्शन मूल मान पर किया जाता है। सभी एक्शन मूल मान पर होता है। सभी परसेंटेज का कैलकुलेशन जो करेंगे वो मूल मान पर करेंगे, प्रारंभिक मान पर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है और हम इसे 3 प्रकार से खर्च करते हैं। शिक्षा पर 30% खर्च करते हैं, मनोरंजन पर 20% खर्च करते हैं और परिवहन यातायात पर 40% खर्च करते हैं। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि बताइए अब आपके पास रेस्ट पैसा कितना बच जाता है, ये बताइए। तो देखिए, तो हम निकालते हैं टोटल खर्च कितना हो रहा है, कुल खर्च। तो निकालिए आप कुल खर्च क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साधारण क्रिया में क्या होता है कि जितना भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो मूल मान पर किया जाता है। तो पहला खर्च है हमारा 30%, तो आप 100 का 30% निकालिएगा तो 30 इकाई हो जाएगा। दूसरा जो आपका क्षेत्र है खर्चा करने का वो है 20%। तो किसका 20%? तो साधारण अगर बात रहे, साधारण क्रिया रहे तो वो मूल मान का होता है। तो 100 का 20% तो वो 20 होगा। और अगला जो है आपका जो भी क्षेत्र हो, परिवहन है 40%, तो 100 का 40% वो 40 ही होगा। तो अब आप बताइए टोटल कुल खर्च कितना हो जाएगा, उनके लिए इनको जोड़ दीजिए। 30, 20, 50, 40, 90 इकाई आपका खर्च हो चुका है और आपके पास टोटल जमा था राशि 100 इकाई। तो अब बताइए अब आपके पास बचत कितना है, बचत बोल दीजिए, चाहे इसको शेष बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे जी हमारे पास शेष बच गया 100 - 90 बराबर 10 इकाई। ये आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि साधारण क्रिया में क्या होता है, परसेंटेज का जो गणना करेंगे वो सभी परसेंटेज का गणना मूल मान पर करेंगे। मूल मान पर पता कैसे चलेगा कि यह साधारण क्रिया है?
तो उसमें क्या होगा, ये क्रमागत क्रमशः लगातार वर्ड नहीं आएगा। सवाल ऐसे आएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है और वो 3 अलग अलग क्षेत्र पढ़ाई, मनोरंजन, खेलकूद, इसमें अपनी आय का इतना %, इतना % तथा इतना %, अपनी आय का, सबके लिए अपनी आय का वो बात छिपा हुआ है। तो अपनी आय का, अपनी आय का, अपनी आय का, ये बात रहेगा। लेकिन जब इसमें सवाल पूछेगा तो वो कहेगा क्रमागत रूप से या क्रमबद्ध रूप से या लगातार। तो चलिए, इनका क्या उपाय है? क्रमागत किसे कहते हैं क्रिया? तो क्रमागत क्रिया में क्या होता है कि पहला कैलकुलेशन जो होगा गणना मूल मान पर करेंगे, परसेंटेज का पहला कैलकुलेशन मूल मान पर करेंगे। उसके बाद जो एक नया रिजल्ट तैयार होगा, उस नया रिजल्ट पर अगला एक्शन करेंगे, अगला परसेंटेज का गणना करेंगे। फिर एक अलग प्रकार का नया रिजल्ट होगा और उस नया रिजल्ट पर अगला परसेंटेज का गणना करेंगे। फिर एक अलग प्रकार का नया रिजल्ट होगा। और यही जो प्रोसेस रहता है, इसी क्रिया को कहते हैं क्रमबद्ध क्रिया, लगातार, सतत। तो इसको आप परिभाषा के रूप में आप ऐसा कह सकते हैं, पहला क्रिया मूल मान पर करने के बाद प्राप्त परिणाम, रिजल्ट, पहला क्रिया मूल मान पर करने के बाद प्राप्त रिजल्ट पर अगला क्रिया। यहाँ पे क्रिया का मतलब हुआ परसेंटेज का मान ज्ञात करना। अब परसेंटेज कम ही हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, इसीलिए केवल क्रिया लिख रहे हैं। रिजल्ट पर अगला क्रिया किया जाए, कोमा, फिर प्राप्त नए रिजल्ट पर अगला क्रिया किया जाए, इसी प्रकार आगे भी क्रिया होते रहे। तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को बोलते हैं क्रमागत क्रिया। शॉर्टकट में आप इसे कह सकते हैं कि पहला एक्शन करने के बाद जो रिजल्ट बना, उस न्यू रिजल्ट पर एक्शन लेना। फिर एक नया रिजल्ट बना, उस नया रिजल्ट पर एक्शन करना। बोले तो न्यू रिजल्ट पर एक्शन, RESULT, रिजल्ट पर एक्शन। शॉर्टकट हो गया इसका परिभाषा कि जो रिजल्ट बना उस रिजल्ट पर एक्शन करिए, रिजल्ट पर कैलकुलेशन करिए। तो जो रिजल्ट आएगा, यही प्रोसेस अगर जारी रहता है, उसको बोलते हैं क्रमागत क्रिया। तो चलिए इन्हें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसका भाषा किस प्रकार से आएगा वो देखेंगे आप। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सक्सेसिव को, क्रमागत को। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि किसी वस्तु पर 3 क्रमागत, 3 लगातार, 3 क्रमागत छूट 50%, 30% और 20% का हो, तो इस वस्तु के लिए आपको कितना राशि पेड करना पड़ेगा, कितना जमा करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कितना % जमा करना होगा, पेड का राशि आपको परसेंटेज के रूप में बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। मानते हैं कि हमारे पास 100 इकाई धन है, ये मान लिया जाता है। माना कि मूल मान जो है, प्रारंभिक मान हमारे पास 100 है और ये 3 प्रकार का छूट दिया जा रहा है इस सामान पर। तो इस सामान के लिए हमें कितना पेड करना पड़ेगा ताकि इस सामान को हम खरीद पाएँ, अपने घर ले आ पाएँ
अपने बच्चे बीवी के लिए, उनके लिए जानते हैं। पहले इससे पहले एक चीज़ बताइए, अगर ये सिंपल छूट होता, केवल ऐसा लिखा रहता कि किसी वस्तु पर 3 छूट इतना 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 % का दिया जाए, तो उस वस्तु को खरीदने में हमें कितना राशि लगेगा, तो हम लोग सीधे जोड़ देते हैं 50%, 30, 80, अभी 100% का छूट, मतलब क्या, वो सामान बिल्कुल फ्री में मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्रमागत शब्द का यूज किया है, तो इसके लिए रिजल्ट अलग होगा। तो चलिए पहला % का गणना करते हैं। छूट का मतलब क्या, कमी करना, तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। चलिए तो बताइए, पहला जो % का कैलकुलेशन करेंगे वो मूल मान पर, तो 100 का 50%, तो 100 का 50% कितना होता है, तो जी 50 होता है, यानी कि 50 रुपया का छूट होगा। 100 रुपया कीमत था, MRP 100 रुपया था, इसे MRP भी बोल सकते हैं, MRP। किसी वस्तु पर 100 रुपया छपा हुआ था और पहला छूट मिला 50% का, तो अब उसका कीमत कितना रह गया, तो जी इसका कीमत अब 50 रह गया। ठीक, अब जो है दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 30% का एक और छूट देते हैं क्रमागत रूप से, तो ठीक है भाई, तो किसका 30%, तो क्रमागत का नियम ही है इसका प्रोसेस का कि जो नया रिजल्ट बन के तैयार हुआ है उसका 30%। तो पहला छूट देने के बाद हमें इतना रुपया राशि जमा करना पड़ता, पेड करना पड़ता, लेकिन अब इसका भी 30% हमें छूट मिल रहा है। तो 50 का 30% जब आप निकालिएगा तो वो कितना आएगा, 15 निकल के आएगा। आप अलग में हल कर लीजिएगा, तो 50 का 30% 15 निकल के आएगा। 15 रुपया का और छूट हो जाएगा, तो 50 में से 15 घट जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा 35। दुकानदार साहब ने एक और छूट दिया है 20% का, और क्रमागत रूप से, तो इसका 20% निकालिए जो रिजल्ट तैयार हो चुका है अभी तक में। तो निकालिए 35 का 20%, 35 का 20%, 20, 5, 5, 7, 7 हो रहा है, 7 इकाई का और कमी होगा। तो अभी तक 35 उसका दाम बच गया था, अब 7 और कमी होगा, तो यानी कि 28 रुपया में वो सामान फाइनली मिल जाएगा। इतना रुपया हमें पेड करना होगा, जमा करना होगा। तो बताइए 100 रुपया का सामान था और वो सामान हमें मिलेगा कितना में, तो 28 रुपया में मिलेगा। तो बताइए यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, तो आप ये बताइए कि 3 जो छूट है 50%, 30% और 20%, इसका एक समतुल्य छूट क्या होगा, इक्विवेलेंट, एक अकेला, इस तीनों के बदला में एक अकेला बताइए, सब मिला के कितना। तो सब मिला के हो जा रहा है आपको, 100 का सामान था, सब का कैलकुलेशन किए तो 28 रुपया उसके लिए हमें जमा करना पड़ा। तो देख लीजिए कितना का छूट हुआ, तो सब मिला के टोटल छूट हो गया 72 का। और निकालना है छूट %, तो बताइए 100 में जितना हो उसे % कहते हैं। तो 72 का छूट कितना MRP पर, 100 पर, इसका मतलब 72% का छूट। इस छूट को बोलते हैं समतुल्य छूट। समतुल्य मतलब एक अकेला, एकमात्र, इस तीनों के बदला में 50, 30, 80, 20, 100 नहीं, बल्कि क्रमागत रूप से अगर ऐसा ऐसा छूट हो तो इसका मतलब होता है सबका हल करने के बाद 72% का छूट। तो ये हो गया समतुल्य छूट 72%। ये हो गया पूरा डिटेल मेथड। अब इसका टेक्निकल है, ट्रिकी है, बहुत सारा उपाय है। तो अभी मैं आपको डिटेल इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्रमागत क्या होता है और साधारण क्रिया क्या होता है, इसीलिए समझाया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि x% और y% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, तो आप पढ़ चुके होंगे, रट चुके होंगे कि x% और y% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट का फार्मूला होता है x + y - xy/100%।
यही इसका आंसर होता है। आप इसको रट चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, लेकिन चलिए हम आपको इसे प्रूव करके दिखाते हैं कि ये फार्मूला कैसे आएगा। तो भाई माना कि किसी वस्तु का MRP 100 है, MP भी बोल सकते हैं या MRP भी बोला जाता है। 100 है, किसी वस्तु पर 100 रुपया प्रिंट किया हुआ, छपा हुआ है। मान लेते इस बोर्ड पर 100 रुपया छपा हुआ है और हम जब खरीदने गए से तो दुकानदार ने कहा कि हम इस वस्तु पर, इस बोर्ड पर आपको X% का और Y% का 2 क्रमागत छूट दे रहे हैं। तो अब बताइए कि सब मिला के कितना छूट दिए। तो हम बोलेंगे जी हमें परसेंटेज आता नहीं, क्रमागत छूट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें तो केवल साधारण छूट के बारे में पता है। अगर साधारण छूट होता तो X और Y का मतलब हो जाता टोटल छूट X + Y। लेकिन यहाँ पे आप क्रमागत कह रहे हैं तो क्रमागत का अर्थ में पता नहीं है, तो फिर हम जाते किसी के पास जिसे परसेंटेज में क्रमागत का अर्थ पता है, तो वो हमें इस तरह से बताता। देखिए X% और Y% के 2 क्रमागत छूट का अर्थ होता है कि पहला छूट आप मूल मान पर लीजिए। तो बताइए कि पहला छूट लेंगे तो 100 का X% तो वो X हो जाएगा। तो जिसका दाम था MRP 100, उस वस्तु के लिए हमें पेड कितना करना पड़ता, तो 100 माइनस X रुपया पेड करना पड़ता। फिर हम कहेंगे सर ये तो बाकी रह गया। कहेगा जी ये भी छूट मिलेगा, लेकिन ये छूट जानते हैं आपको जो नया रिजल्ट मिल चुका है, इस नया रिजल्ट पर इतना छूट देने के बाद आपको इतना पेड करना पड़ता, लेकिन अगला जो ये छूट है वो इस पर ले लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और यही इसका नियम भी है। तो चलिए इसका निकालते हैं Y%। तो आप अलग में निकाल लीजिए, हम यहाँ पे निकाल देते हैं 100 माइनस X का Y%, 100 माइनस X का Y%। जब आप इन्हें हल करेंगे तो ध्यान दीजिए इन भिन्न के साथ ही इनको गुना करते हैं। जब इनमें आप गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, Y बच जाएगा और यहाँ पे माइनस XY/100 हो जाएगा। इतना का छूट हो जाएगा। तो बताइए इतना पेड करना था, छूट कितना होगा, तो Y माइनस XY/100 इतना का छूट होगा। तो हमें पेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस राशि में से इस राशि को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस करते हैं तो बताइए माइनस करके कितना बचेगा, तो हम आप यहाँ पे कर लेते हैं 100 माइनस X में से घटा देना है इस राशि को, इतना डिस्काउंट देना है और दुकानदार हमें इतना और डिस्काउंट दे रहा है। तो माइनस ये मल्टीपल जब हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस Y और ये प्लस हो जाएगा प्लस XY/100। फाइनल इतना हो जाएगा। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए घटा लिए, कुछ घट तो नहीं होने वाला, तो पूरा राशि लिख दीजिए 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY/100। ये दोनों छूट देने के बाद इतना का वस्तु के लिए हमें इतना राशि क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तब जाके वो सामान हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि एक समतुल्य छूट का एक समतुल्य, यहाँ पे छूट लिख दीजिए, का एक समतुल्य छूट क्या होगा, टोटल कितना छूट मिला। तो इतना का सामान था और इतना में मिला, तो कितना का छूट मिला, उसके लिए क्या करेंगे, तो बताइए। तभी 100 रुपया सामान था और 28 में मिला, तो कितना का छूट मिला, तो 100 में से 28 घटा देंगे, 72 का छूट मिला। यहाँ पे संख्या के रूप में है तो आप इजी बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4000 के रूप में रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। देखते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं, समझ में नहीं आ पाता है। तो आप सोचिए इतना का सामान है और उसके लिए आपने इतना रुपया पेड किया है, तो कितना छूट मिला, इतना में से इतना घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना का छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं छूट। इस राशि में से ये पूरा राशि घटेगा, तो घटेगा तो माइनस चिन्ह देंगे और माइनस चिन्ह के बाद इन सारे राशि को लिखेंगे। एक बार लिख देते हैं 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY/100। ये हो गया फाइनल टोटल छूट, फाइनल छूट। तो चलिए 100 माइनस से जब हल करेंगे आप प्लस X प्लस Y प्लस XY/100, 100 से 100 आपका कट जाएगा। तो ये जो राशि बच गया, एक मिनट सॉरी, माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच चुका है आपको X प्लस Y माइनस XY/100, यानी कि इतना का छूट हुआ। तो इतना का छूट हुआ कितना पर,
100 MRP पर, और 100 पर जितना छूट हो वो छूट परसेंट कहलाता है। PROVED, यही फार्मूला जो आप रटते आ रहे हैं कि X% और Y% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा, ये फार्मूला प्रूव्ड हुआ। चलिए यहाँ पे शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सेकेंड लाइन ठीक है, सेकेंड लाइन। तो चलिए घटा के जो बच रहा है उस राशि को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो क्या राशि बच चुका है, x + y - xy/100। ये क्या निकल के आया है, तो ये छूट निकल के आया है। चलिए 100 में इतना छूट और 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। तो समतुल्य छूट का देख लीजिए, ये निकला समतुल्य छूट, लिख दिए थे शुरुआत में ही ये। तो जिसको आप पहले से रटते आ चुके हैं उसको हमने प्रूव्ड कर दिया है। तो इस टाइप से फार्मूला को प्रूव्ड किया जाता है। फार्मूला को जब प्रूव्ड करना हो, ट्रिक बनाना हो, तो आपको बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक अगला और ज़बरदस्त थ्योरी है, देखेंगे ज़रा। थ्योरी है कि अगर किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दी जाए और अब जो मान प्राप्त हुआ उस प्राप्त मान में y% की कमी कर दी जाए, तो जो मूल मान था, मूल संख्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव से मतलब है हमारा यहाँ पे कि इस मूल मान में कितने % का वृद्धि या कितने % का कमी होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इन्हें हम क्या करते हैं, एक हम लोगों ने इसके लिए टेक्निकल अप्रोच, TA मतलब टेक्निकल अप्रोच है, एक टेक्निकल चीज़ सोचे हैं जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी सहायता होगी, नहीं तो फिर आपको बेसिक से या ट्रिक से बनाना पड़ेगा। तो उनके लिए आप ध्यान दीजिएगा। 2% की राशि अगर हो, अगर वृद्धि का सेंस हो, वृद्धि बोला जाए, तो आप क्या करिएगा, वृद्धि के लिए उस संख्या के पहले प्लस चिन्ह का यूज करिएगा। जब कमी का बात बोले तो कमी के लिए उस संख्या के पहले माइनस चिन्ह का यूज करिएगा। अच्छा, इस फार्मूला का नाम होगा XY फार्मूला। इस फार्मूला को XY फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक, यही अभी जो आप इससे जस्ट पहले थ्योरी पढ़े हैं, यही बोला कि x + y - xy/100, इस फार्मूला का नाम है XY फार्मूला। ठीक, इसमें जो ये तीसरा साइन आएगा, जैसे यहाँ पे एक पहला साइन आएगा प्लस या माइनस का, तो पहला साइन, दूसरा साइन, और यहाँ पे जो तीसरा साइन आएगा, ये जो होगा इन दोनों साइन के मल्टीपल्स आएगा। जो मैथमेटिकल प्रोडक्ट होता है, माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से जो होता है, उनके आधार पर ये तीसरा साइन लिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अच्छा, इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज हम उन सवालों को सॉल्व करने में करेंगे जिसका प्रभाव के रूप में ये पूछा जाए, उस फार्मूला में लागू करेंगे जो दो राशि के गुणनफल से मिलकर बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर निकालना हो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कुछ भी। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको सवाल कहेगा कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 15% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना है तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए। तो क्षेत्रफल कितने राशि के गुणनफल से बना है, तो 2 राशि के गुणनफल से बना है। जब 2 राशि के गुणनफल से कोई फार्मूला बनता है तो उस फार्मूला का प्रभाव निकालने के लिए XY फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जैसे हाँ, और कोई फार्मूला ले लीजिए। हाँ, आय बचत खर्च के रूप में ले लीजिए। खर्च बराबर क्या होता है, तो खर्च बराबर होता है आपको, जैसे बताइए, यहाँ से आप निकाल लीजिए। खर्च का मतलब क्या, रुपया खर्च होता है रुपया के रूप में। जैसे चीनी का मूल्य है 12 रुपया, या अभी मान लीजिए 40 रुपया। चीनी का मूल्य है 40 रुपया प्रति किलो और किसी परिवार का खपत है 7 किलो।
तो बोलिए उसका खर्चा कितना होगा, तो गुना करने से आएगा। उस परिवार का खर्चा 140 टका होगा चीनी पर, तो खर्च बराबर फार्मूला होता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। अगर मूल्य में कमी वृद्धि और खपत में कमी वृद्धि पता रहे तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जानकारी देने के लिए हम एक्स वाई फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सीधा सीधी बात, अगर वो राशि दो प्रोडक्ट से बना हो, दो राशि के प्रोडक्ट से गुणनफल से बना हो, तो उसका प्रभाव हम एक्स वाई फार्मूला से निकालेंगे। अच्छा, अब एक्स वाई फार्मूला बनेगा कैसे, उसके लिए मात्र इन 3 बात को याद रखिएगा। अगर वृद्धि का बात कहेगा तो उस संख्या के पहले प्लस चिन्ह लगाएंगे, कमी के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये तीसरा जो यहाँ का सिंबल आएगा वो इन दोनों के गुणनफल से आएगा। ठीक, एक बात और, इन्हें पूरा सॉल्व करने के बाद अगर रिजल्ट में चिन्ह प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो वहाँ पे वृद्धि समझा जाएगा, है ना, प्रभाव के रूप में वृद्धि समझा जाएगा। और अगर साइन नेगेटिव आता है तो वहाँ पे कमी को समझा जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम थ्योरी फटाक से बनाते हैं। 1 मिनट में 4-5-6 थ्योरी बना रहे हैं। अगर सवाल ऐसा हो, मान लीजिए हम आयत को ही लेके चल देते हैं। 1 नंबर है कि अगर किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी y% बढ़ा ही दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस प्रभाव को बताइए आप क्या पड़ेगा। तो बताइए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तब फार्मूला याद करिए, x इन दोनों में प्लस प्लस, अगला सिंबल हमारा इन दोनों के मल्टीपल से आएगा तो जो कि प्लस हो जाएगा, और xy/100 इतना % का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा थ्योरी बताइए, अगर आयत की लंबाई को x% कम कर दिया जाए और उसके चौड़ाई को y% कम कर दिया जाए, दोनों में कमी किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा बताइए। तब -x - y, कमी था इसलिए माइनस लिख दिया था पहले। यहाँ का जो सिंबल आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, xy/100%। अब इन्हें सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो कमी समझा जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि समझा जाएगा। इसी प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। अगर लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए, प्लस चिन्ह लगाते हैं, और चौड़ाई को y% कम कर दिया जाए, माइनस चिन्ह, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आप फार्मूला जल्दी से तैयार करिए। तो आप कहेंगे g+x, भले शुरुआती में नहीं लिखा जाता लेकिन हम अभी फार्मूला लिख रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, -y। यहाँ का सिंबल क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस माइनस होता है, xy/100%। इसी टाइप से और आप बना सकते हैं ऐसा कि लंबाई को अगर x% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को y% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निकालते हैं। तो -x + y, और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा -xy/100%। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ये आपको रियल में किसी बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये रियल नहीं है, बल्कि इस मेथड से हम निकालते हैं तो कहीं भी आपको गलती नहीं होता, निकलता है। बस बात यही है समझने वाला कि अगर वृद्धि का सेंस आता है प्लस लीजिए, कमी का सेंस आता है, शब्द बोलता है कमी वाला तो माइनस लीजिए। रिजल्ट में अगर प्लस आता है तो आप आंसर दीजिए कि वृद्धि हुआ, रिजल्ट में इसके रिजल्ट में अगर माइनस चिन्ह का सिंबल आता है तो आपको आंसर देना कि कमी हुआ। तो चलिए इस पर शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन, और इसे बनाते हैं 4-5 विशेष अंदाज में। अंदाज अपना अपना, लेकिन हमारे अंदाज में सबों का अंदाज समाहित होगा, वो आप एक सवाल से देखेंगे। चलिए अगला नेचर का क्वेश्चन नंबर 1 है। नेचर आप खुद से देख लीजिएगा, पिछला वीडियो का कितना था, शायद ये नेचर 6 होगा। नेचर नंबर 6। चलिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहला सवाल है 10% और 20% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा।
कितना होगा ये बताना है आपको। तो चलिए शुरुआती सवाल है, तो हम प्रयास करते हैं आपको कि बेसिक भी बता दें, ट्रिक भी बता दें, टेक्निक भी बता दें, सारा चीज़ बता दें। तो मेथड नंबर 1 पहले फुल्ली बेसिक से बनाते हैं। बेसिक मेथड, मान लेते हैं, अच्छा छूट वाला बात आया तो छूट जो है मतलब अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो मूल्य छपा हुआ रहता है उस पर दिया जाता है प्रारंभिक मूल्य पर। तो माना कि किसी वस्तु का MRP 100 इकाई है, तो 10% के और 20% के दो क्रमागत छूट दिए जा रहे हैं। तो बोलिए इनके लिए हमें कितना पेड करना पड़ेगा, तो बताइए पेड कितना राशि जमा करना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। 100 है, 10% छूट देगा, तो बताइए 10% अगर छूट दिया तो आपको पेड कितना करना पड़ेगा। तो जितना भी कीमत है उसका 90% के बराबर पेड करना पड़ेगा। पहला पेड करने के बाद, पहला डिस्काउंट लेने के बाद इतना पेड करना पड़ता, ये न्यू रिजल्ट आ चुका है। लेकिन 20% का और डिस्काउंट है, तो ये जो राशि है उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका क्या परसेंट पेड करना पड़ेगा, तो 80% इसका पेड करना पड़ेगा। ये 00 मिला के कट जाएगा, 9 है 72। 100 रुपया का सामान था, 72 पेड करना पड़ेगा। इसीलिए बताइए डिस्काउंट कितना, तो आप कहेंगे 72 घट जाएगा 100 में से, तो 28 का डिस्काउंट कितना पर, 100 पर, और 100 पर जो भी वैल्यू निकलता है वो परसेंटेज में निकलता है। तो फाइनल 28% का डिस्काउंट मिला। ये हो गया आपको बेसिक के आधार पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है आपका फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला, अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा कि x% और y% के दो क्रमागत छूट का एक समतुलित छूट क्या होगा। तब फार्मूला तो आपको वो वाला पता है कि रियल फार्मूला इसका होता है x + y - xy 100%, यह फार्मूला होता है। तो फिलहाल हम इसको रियल फार्मूला से बनाते हैं। तो जब आप रियल फार्मूला से बनाएंगे तब बोलिए क्या होगा, समतुल्य छूट, समतुल्य छूट। तो x + y - xy 100%, ये हो जाएगा। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे 20 10 30 - 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 बच गया। 30 - 2 बराबर 28%। अभी आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि हमने अभी बोला था कि जब छूट या कमी का सेंस हो तो माइनस चिन्ह का यूज करिएगा। तो जी वो टेक्निकल था, वो हमारे द्वारा बनाया गया था, वो रियलिटी नहीं है। तो ये है रियल वाला किताबी फार्मूला। चलिए अब बनाते हैं हम अपने फार्मूला से। ये होगा मेथड नंबर 3, ये होगा टेक्निकल हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या था, समतुल्य छूट निकालना है। समतुल्य छूट जब निकालना है तो बताइए आप, छूट का मतलब कमी 10 और 20 का, तो -10 और -20, अगला सिंबल क्या आएगा आपका, तो माइनस प्लस आ जाएगा। तो 10 × 20 / 100, इनको आप सॉल्व करिए। -10 - 20 तो -30 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों 0 कट जाएगा, +2 हो जाएगा। -30 + 2 का मतलब -28%। और हम बताए थे कि इस टाइप में, इस फार्मूला के आधार पे जो माइनस चिन्ह है वो आपको क्या शो करता है, तो ये आपको शो करता है कमी को, छूट को, डिस्काउंट को, बट्टा को। तो इसमें से माइनस चिन्ह हटा दीजिए और जो भी संख्या है वो लिख दीजिए 28%, और यही हो गया कमी। यहाँ पे छूट लिखा हुआ था, छूट। ये प्रोसेस होगा टेक्निकल का। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। चलिए अब जो मेथड है हमारा वो सबसे बेस्ट मेथड होगा।
इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे बेस्ट आपको 2 मेथड से इन्हें सॉल्व करना है। अगर संख्या कंप्लीट नंबर है तो जो आपका फार्मूला है, चाहे मेरा फार्मूला हो या किताबी फार्मूला हो, उन दोनों में से किसी का यूज कर लीजिए। और जब फ्रैक्शन वाला संख्या हो, जैसे 16.2/3% होता, तो उसके लिए देख लीजिए ये वाला पढ़ा रहे हैं, बेस्ट मेथड। आप क्या करिए, 10%, पहला डिस्काउंट है 10%, तो इनको तोड़ लीजिए, तो 10% का भिन्न 1/10। छूट वाला बात है तो पता था आपको कि कमी के सेंस में माइनस चिन्ह लगता है और वृद्धि के सेंस में प्लस चिन्ह लगता है, वो यहाँ पे लग जाएगा। अगला है 20% का, तो इनका भी आप फ्रैक्शन पहले कर लीजिए, ये होता है 1/5। अब आप क्या करिए, एक साइड MP लिखिए और एक साइड SP लिख दीजिए, अच्छा पेड लिख दीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं, प्रारंभिक मान, और एक साइड बोल सकते हैं अंतिम मान, या आप इसको MP बोल सकते हैं और इस साइड को SP बोल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए क्या है 10% का डिस्काउंट। तो बताइए 10% का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, जिस वस्तु का कीमत 100 रुपया है वो हमें कितना में मिलेगा, 90 में मिलेगा। बताइए, ये दुकानदार का MP है और ये उसका SP है, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात के लिए 0 कटेगा तो 10:9 हुआ। यही 10:9 हमें यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, हमें MP मानना है, तो माना कि MP कितना, तो आपको पता है कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो जो हर में संख्या आता है उसी को हम मानते हैं, कुछ भी जो भी मानना हो। हमें यहाँ पर MP मानना है, माना कि MP कितना 10 इकाई। तब बताइए छूट कितना 10%, तो 10% का मतलब कितना छूट, 1 छूट। तब बिकेगा कितना में वो सामान, 9 रुपया, उसके लिए हमको देना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। यही बात फिर से यहाँ पर सोचिए, 20% का छूट का क्या मतलब कि जिस वस्तु का MP 5 होगा उसके लिए हमें पेड कितना करना पड़ेगा, राशि कितना जमा करना पड़ेगा। तब 20% छूट मिल रहा है, यानी कि 1 का छूट मिल रहा था, हमें 4 जमा करना पड़ेगा। इस टाइप से लिख दीजिए, जितना भी परसेंटेज हो इस टाइप से लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या करिएगा, इस साइड जो संख्या है इन सभी को गुना करके यहाँ पे लिखिएगा और इन सभी संख्या को गुना करके यहाँ पर लिखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए, इस साइड के किसी भी संख्या से उस साइड के किसी भी संख्या को काट सकते हैं, किसी को भी किसी से। जैसे ये और ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इन राशि को गुना करिए, 5 गुना 5 25, और इन्हें गुना करिए 9 गुना 2, ये हो जाएगा 18। मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 25 होता तो 10% के और 20% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद वो वस्तु कितना में मिलता, 18 में मिलता। तो बताइए 25 का सामान था और वो चीज़ हमें 18 में मिल रहा है, तो कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी 7 का डिस्काउंट मिल रहा है। 7 का डिस्काउंट कितना पर, 25 पे, तब 25 पर 7 का डिस्काउंट, तो 100 पर कितना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, परसेंटेज का ये परिभाषा है, 100 में जितना उसे परसेंटेज कहते हैं। अब बहुत सारा उपाय है, 25 में 7, तब 25 में 7 था, 1 में कितना, तो 7/25, इसलिए 100 में कितना, गुना 100। ऐसे भी हल कर सकते हैं, 25 चौके 100, 7 चौके 28% आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस चिन्ह शो कर रहा है, छूट के लिए हम लिख दिए हैं। जो आप छूट लिखते हैं इस टाइप से, ये नहीं लिख के हम माइनस चिन्ह लिख दिए, क्योंकि 25 में से 18 घटाने के बाद 7 बचेगा, वो -7 नहीं बचेगा, ये छूट को शो कर रहा है। तो ये है हमारा सबसे बेस्ट मेथड जिन्हें आप फॉलो करेंगे। तो एक सवाल और देते हैं, आप उन्हें बनाइए और देखिए इस मेथड से बनाइएगा। उधर का सारा डिटेल था, आप उन्हें याद रखिए, क्योंकि हमें सारे रास्ते आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कौन सा रास्ता कब बंद हो जाए ये पता नहीं हो। तो जब तक हमें सारा रास्ता मालूम नहीं होगा अपने मंजिल पे पहुंचने का, तब तक हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। अब किसी किसी का कहना होता है कि इतना सारा मेथड पढ़ेंगे, मैथ में भी पढ़ेंगे, रीजनिंग में भी पढ़ेंगे, जीके जेस में भी पढ़ेंगे, कितना सारा बात याद रखेंगे। तो जी जो भी हो, आप इतना अच्छा सा जॉब लीजिएगा, आपका जीवन इतना सुरक्षित रहेगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके मम्मी पापा को इतना जो खुशहाली मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब
फालतू की बातें हैं कि कितना याद करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आपको इसके लिए जो भी करना पड़े करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कंप्यूटर का कितना सारा चीज़ याद रहता है, जिसको मेमोरी मैन बोला जाता है। ये सब आखिर कैसे याद करता है? कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, सब इसी धरती पर आया है। शुरुआत में भगवान सबको एक ही दिमाग दे के भेजता है, उतना ही बड़ा ब्रेन दे के भेजता है, बस उसी का उपयोग कर करके सब आगे बढ़ता है। बस आप भी उपयोग करिए। नहीं समझ में आता है बार बार पढ़िए, और कोई भी काम बार बार करने से पता है आपको कि एक रस्सी भी अगर बार बार पत्थर पर घिसा जाए तो पत्थर को भी घिस देता है। इसीलिए आप बार बार मैथ बनाइए। भाषा वाला सवाल में प्रॉब्लम होता है तो सवाल को आप इतना पढ़िए ताकि वो सवाल आपके माइंड में आने लगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन करिए। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्हें आप सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या समतुल्य बट्टा होगा। चालीस % और 37.5% का दो समतुल्य बट्टा का दो क्रमागत बट्टा है। शॉर्टकट में अब लिख रहे हैं, आगे सवाल समझ जाइएगा कि 40% और 37.5% के दो क्रमागत बट्टे का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, एक अकेला बट्टा क्या होगा, ये ज्ञात करिए। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप XY फार्मूला से बनाते हैं तो इनको जब आप Y मानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा घटाने में परेशानी होता। तो इनके लिए हम लोग बनाते हैं सबसे बेस्ट मेथड से। बट्टा का मतलब यहाँ पे कमी होता है, छूट का मतलब कमी होता है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे परसेंटेज में। एक है 40% का और एक है 37.5% का। और सबसे बड़ी बात कि परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको याद रहना चाहिए। जैसे ये सिंपल है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। 40/100, 40/100 को 20 से काटेंगे, 20 × 40, 20 × 5 100। 37.5 का आपको याद रहना चाहिए कि वो 3/8 होता है। अच्छा, ये अगर छूट है तो हमें पता है कि छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और छूट के लिए आधार अंकित मूल्य होता है, अर्थात जो नीचे में आएगा वो आधार होगा, अंकित मूल्य होगा। जब आप अंकित मूल्य पढ़ेंगे लाभ हानि में तो फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, एक साइड MP लिखते हैं, एक साइड SP लिखते हैं। बताइए हम क्या करेंगे। माना कि किसी वस्तु का MP 5 है, मान लेते हैं अपने मन से, ये माना गया है। माना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 है, तो जी उस पर 40% का छूट देंगे। तो 40% का छूट देने का मतलब 2 रुपया का छूट देना। तो उस सामान के लिए हमें कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, तब 5 में 2 3 रुपया पेड करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर सोचिए। माना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 है, मान लेते हैं अंकित मूल्य 8 है, तो उस पर 37.5% का डिस्काउंट मिलने का मतलब कितना का डिस्काउंट मिलना, 3 का मिलना। तो इसके लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 का सामान था, 3 डिस्काउंट मिलेगा, 5 में मिलेगा। उसके बाद ऐसा करिए, गुना का चिन्ह लगाइए। कोई कटकुट होता है तो काटिए, नहीं भी काटिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कटता है तो काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया, और यहाँ पर 3 बच गया। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 होता तो ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद वो राशि हमें, वो सामान हमें 3 में मिलता। तो कितना का डिस्काउंट हुआ, तो जी 5 का डिस्काउंट हुआ। कितना पर, 8 पर, 8 पर, इसीलिए 100 पर कितना, तो गुना 100। क्या आपको 5/8 जो भिन्न है किस परसेंटेज का वैल्यू है, याद है? याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप सॉल्व करिए। तो आपको याद होना चाहिए कि 62.5% का ये था। ये हो गया आंसर। तो इन्हीं के साथ आज का पढ़ाई यहाँ पे हम रोकते हैं। आशा है कि जो मेथड हम पढ़ाए हैं आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है कि ये जो हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, इस मेथड को आपको फॉलो करना है। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जैसे इन दोनों सवाल को ही केवल रिपीट करके देख लीजिए, और उधर जो भी थ्योरी लिखाते हैं पहले आप उसका डिटेल जो हम पढ़ाते हैं उस डिटेल पे गौर करिए।
उसको 4 से 5 बार सोचिए कि ये साधारण क्या होता है, क्रमागत क्या होता है, या जो भी परिभाषा लिखाते हैं, परिभाषा में ही सारा कुछ छिपा हो रहता है। इसलिए आपका काम होना चाहिए कि उस परिभाषा को देखें। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।